चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का सेकंड चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर। देखो, इस चैप्टर में हम लोग जो फाइनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख रहे थे ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 24 तक जो है वो हमने देखा था। फाइनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 24 तक के सम्स किए थे। अब आखिरी के जो है वो कुछ सम्स हमारे बाकी हैं, और जो आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट के क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, वो सब एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के ऊपर दिए हुए हैं। मैं वो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट कोई उसके रूल्स नहीं लिखवा रहा हूँ, जैसे पहले जो है वो सबके रूल्स लिखवा रहा था। इसके रूल्स नहीं, क्योंकि इसके रूल्स ही हैं एक एक एंट्रीज के, एक एक एंट्री के रूल हैं, और वही डायरेक्ट हमें सम में करना है। एकदम शॉर्ट शॉर्ट कॉन्सेप्ट ये दिए हुए हैं। तो अब जो क्वेश्चन 25, 26, 27 ये जो हमें क्वेश्चंस देखने हैं वो शॉर्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर है। ध्यान से समझना, सम भी बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि भाई कितनी बार जो है, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कंपनी के ऑनर्स, वो जो है अपने ही डिबेंचर खरीदते हैं, अपने ही डिबेंचर खुद खरीदते हैं। वैसे डिबेंचर किसके लिए होते हैं? पब्लिक के लिए होते हैं ना, पब्लिक के लिए इश्यू करते हैं कि पब्लिक कंपनी के डिबेंचर खरीदे। लेकिन कितनी बार ऑनर या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने ही डिबेंचर खरीद कर ऑन द स्पॉट बेच देते हैं, या एक आध दिन में बेच देते हैं। उनके अपने डिबेंचर खरीदने के कुछ रीजंस होते हैं कि भाई या तो मार्केट में जो है वो ये डिबेंचर्स की प्राइस अप डाउन करने के लिए, हमें ध्यान है शेयर मार्केट जिस तरह से चलता है कि भाई कितने सारे जो है वो जरा सा भी कोई परचेज या सेल करे तो उसके ऊपर प्राइस बहुत अप डाउन हो जाता है। तो वो प्राइस अप डाउन करने के लिए, या तो फिर ऑन द स्पॉट जो है वो अपनी कंपनी में कुछ प्रॉफिट वगैरह बनाने के लिए, ऐसे बहुत सारे रीजन हैं कि जिससे जो है वो ऑनर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने ही डिबेंचर खरीद कर ऑन द स्पॉट उसे बेच देते हैं। तो ये हमारे सम उसके हिसाब से है कि भाई ऑनर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने ही डिबेंचर खरीद रहे हैं। और ऐसे जब क्वेश्चन हो ना, तो उसमें खाली दो ही एंट्री आती है कि एक डिबेंचर खरीदना, कितने में खरीदा और ऑन द स्पॉट कितने में बेच दिया उसे, और बेचते वक्त प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो खाली चेक करते हैं। ठीक है ना? जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 25, उस क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन 25 में है, दिया हुआ है, अ कंपनी परचेज इट्स ओन 1500 डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 96 इन द ओपन मार्केट एंड इमीडिएटली कैंसल देम आफ्टर परचेज। कि 1500 डिबेंचर 100 रुपए के थे, 96 में खरीदे और ऑन द स्पॉट उसे कैंसिल कर दिया। मतलब 96 में खरीद कर बेच दिया। अब जब बेच दो तब तो फेस वैल्यू एट पर ही आता है हमेशा, जब तक मेंशन ना हो और कुछ। तो मतलब 96 में खरीद कर ऑन द स्पॉट 100 रुपए में बेच दिया, तो ये 4 रुपए का उनको बीच में प्रॉफिट हो गया ना, बरोबर ना? कंपनी को खुद का प्रॉफिट भी हो गया और मार्केट में उसकी प्राइस भी थोड़ी सी अप डाउन हो जाएगी इसकी वजह से। समझ आ रहा है? तो सिंपल सी दो एंट्री हमें बतानी होती है कि 96 में खरीदा और 100 में बेच दिया, उसमें उनको प्रॉफिट हुआ या लॉस वो हमें मेंशन करना है। 96 में खरीद कर 100 में हमने बेच दिया है तो प्रॉफिट हुआ ना, बरोबर ना? तो उनकी एंट्री सिर्फ ऐसे करेंगे कि इसमें डेट वगैरह है नहीं, क्वेश्चन वाइज अगर एंट्री करें ना, तो पहली एंट्री बाई डिबेंचर खरीदे, खुद के ही डिबेंचर खरीदे ना, तो उसमें लिखते हैं ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ओन डिबेंचर खुद के डिबेंचर, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, हमारे पैसे गए, पहले हमने खरीदे तो हमारे पैसे गए ना उसमें। कितने खरीदे? 1500 डिबेंचर खरीदे 96 के हिसाब से, 96 के हिसाब से खरीदे, मतलब 1500 मल्टीप्लाई 96, 1500 मल्टीप्लाई 96 करो ना तो कुछ हो जाएंगे 1,44,000। कितने हो जाएंगे? 1,44,000 हो जाएंगे। मतलब इतने में खरीदा और ऑन द स्पॉट उसे कैंसिल कर दिया, ऑन द स्पॉट बेच दिया। बेच दिया तो इसकी अपोजिट एंट्री, इसकी अपोजिट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर अकाउंट, इसकी अपोजिट एंट्री हो गई ना। और बेचते वक्त तो प्रॉफिट हुआ या लॉस वो इसके साथ कंबाइन लिखेंगे। 96 का 100 में बेचा है तो प्रॉफिट हुआ ना, अगर प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट में जो है वो लिखेंगे कि प्रॉफिट ऑन डिबेंचर, अगर लॉस होता तो डेबिट में लिखते हैं लॉस ऑन डिबेंचर, बरोबर? यहां पर प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट में लिखा जाएगा टू प्रॉफिट ऑन रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। पूरा लिखेंगे ना, प्रॉफिट ऑन रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, कि भाई यहां पर डिबेंचर के ऊपर अपने ही डिबेंचर पे जो प्रॉफिट हुआ। तो यहां एंट्री कैसे होगी कि जो बैंक अकाउंट है ना, बैंक अकाउंट में जितने मिले हमें, कितने मिले? तो 1500 डिबेंचर
1500 डिबेंचर 100 रुपए में हमने बेच दिए ना, बैंक अकाउंट में उतने में आएगा ना, बराबर ना। 1500 100 रुपए में मतलब हो जाएंगे 1,50,000, 1,50,000 मिलेंगे। टू ओन डिबेंचर, ओन डिबेंचर में लिखेंगे जितने में खरीदा वही, कितने में खरीदा 96 में खरीदा था ना, तो ओन डिबेंचर में 1500 के 96 लिखेंगे जितने में खरीदा, मतलब 1,44,000 में खरीदा था हमने। और यहाँ पे प्रॉफिट ऑन रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर, जितने का प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ, तो 1500 पर 4 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है हमें। 1500 पे 4 रुपीज मतलब कुछ 6000 का प्रॉफिट हुआ। ये एंट्रीज हो गई इसमें, बरोबर ना। सिंपल सी ये एंट्री थी। क्वेश्चन नंबर 25, बस ये दो ही एंट्री हमें करनी थी कि भाई अपने डिबेंचर खरीदे, फिर उसी को ही बेच दिया और बेचते वक्त तो प्रॉफिट हुआ हमें। ध्यान आ रहा है ये, ठीक है ना। जब हम बेचेंगे तो बैंक अकाउंट में जितने मिले वो लिखते हैं, ओन डिबेंचर में जितने में खरीदा वही अमाउंट लिखते हैं, और फिर बाकी की प्रॉफिट में लिखते हैं। अब कितनी बार प्रॉफिट कितनी बार लॉस भी होता है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 26 देखो, हाँ साथ में ही करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 है, उसमें वैसा ही है। इसमें दिया हुआ है, अ कंपनी परचेसेस ओन 6000 डिबेंचर ऑफ 400 ईच एट 415 इन द ओपन मार्केट एंड इमीडिएटली कैंसल देम आफ्टर परचेस। 6000 डिबेंचर 400 रुपए के हिसाब से हैं, 415 में खरीदे और ऑन द स्पॉट कैंसिल कर दिए। कैंसिल कर दिए मतलब बाकी 400 रुपए ही मिलेंगे हमें। 415 के डिबेंचर ऑन द स्पॉट बेच दिए तो 400 मिलेंगे, लॉस होगा ना। इनकी वजह से भी कंपनी को भले थोड़ा सा लॉस उठाना पड़े, लेकिन मार्केट में प्राइस बहुत अप डाउन हो जाती है, वो दूसरी जगह पर उन्हें अच्छे खासे प्रॉफिट मिल जाते हैं, वो अलग टॉपिक। हमें यहाँ पर जो एंट्री करनी है वो वही बताने हैं ना, कि पहले डिबेंचर खरीदे, वो डिबेंचर खरीदे 415 रुपए में, फिर ऑन द स्पॉट उसे बेच दिए 400 रुपए में, तो वो लॉस हुआ, बरोबर। तो देखो इनमें वैसा ही एंट्री कि पहले अगर हम डिबेंचर खरीद रहे हैं ना क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, तो ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ऑन डिबेंचर टू बैंक अकाउंट, बराबर। तो जिसके अंदर जो है वो हम लोग लिखेंगे 6000 डिबेंचर खरीदे हैं 415 रुपीज के हिसाब से, सही बात है ना। 6000 डिबेंचर 415, तो 6000 का 4 और 15 24 और 90, 24,90,000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 24,90,000, इतना आ जाएगा ना। 6000 के 415 रुपीज इतने में खरीदा और ऑन द स्पॉट उसे बेच दिया तो अपोजिट एंट्री करते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट टू ओन डिबेंचर। और यहां बेचते वक्त उन्हें लॉस हो रहा है ना, लॉस हो रहा है तो कौन सी साइड पे, डेबिट साइड पे एक एंट्री करेंगे। तो मैंने इसलिए गैप रखा कि अगर प्रॉफिट होता है तो हम क्रेडिट में लिखते हैं, प्रॉफिट ऑन रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर। यहां लॉस हो रहा है तो लॉस की एंट्री कहां करेंगे हम लोग, डेबिट साइड पे। यहीं पे ही हम लोग डेबिट साइड पे लिखेंगे कि लॉस ऑन रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो अब यहाँ पे अमाउंट कैसे, तो बैंक अकाउंट में होता है जितने मिले हमें, कितने मिले, तो हमने 6000 डिबेंचर जो है वो 400 के हिसाब से हमने बेचे, रिटर्न हमें कितने मिले 400 ना, 415 थे वो, अब जो है वो 400 के हिसाब से, मतलब कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 24 लाख रुपीस, बैंक अकाउंट में आएगा 24 लाख रुपीस। लॉस ऑन रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर, लॉस कितने का हुआ, तो लॉस हुआ 15 रुपए का, 15 रुपए का लॉस ना, 415 में खरीद कर 400 रुपए में बेच दिए, 15 रुपए का लॉस, मतलब लॉस में लिखा जाएगा 6000 डिबेंचर के 15 रुपीज, 6000 के 15 रुपीज मतलब 90,000 रुपीज, 90,000 का जो है वो लॉस। एंड टू ओन डिबेंचर, टू ओन डिबेंचर में पूरे जितने में खरीदा था हमने, तो कितने में खरीदा, 415 में ही खरीदा था ना, ओन डिबेंचर में लिखा जाएगा 6000 के 415 रुपीज, मतलब 24,90,000 रुपीज पूरा, बरोबर। ये एंट्री हो गई ना इसकी भी क्लियर, कि भाई पहले जो है वो हमने अपने डिबेंचर खरीदे 415 में और फिर उसको 400 रुपए में बेच दिया हमने। भाई 400 रुपए में बेचा तो 15 रुपए का नुकसान हुआ और टोटल वैल्यू थी 415 रुपए की। आ रहा है क्लियर, बरोबर।
ये हो गई ना सिंपल सी एंट्रीज। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 27 है, उनमें भी टॉपिक यही है, पर खाली थोड़ा सा चेंज ये है कि कितनी बार अपने डिबेंचर खरीदे जाते हैं, वो सिर्फ ऑन द स्पॉट प्राइस में फ्लक्चुएशन करने के लिए नहीं, मतलब थोड़ा सा प्राइस बदलने के लिए नहीं, अपने डिबेंचर खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो खुद मालिक तो है नहीं, तो वो भी तो एक तरह से समझो भाई जनरल पब्लिक में ही माने जाते हैं, भले कंपनी का हिस्सा है लेकिन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी अपने ही डिबेंचर खरीद सकते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए। बराबर, जैसे अगर जनरल पब्लिक खरीद रही है, पब्लिक की जगह पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कुछ डिबेंचर खरीद सकते हैं। समझ आ रहा है ना? वो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं तो इन्वेस्टमेंट पे भी उन्हें फायदा या नुकसान हो सकता है। इन्वेस्टमेंट पे ऑलमोस्ट फायदा ही होता है, लेकिन चांसेस हैं कि कभी कभार नुकसान भी हो। क्वेश्चन नंबर 27 इसी टॉपिक के ऊपर है, देखो उसमें भी हम लोग रीड करें और सम के हिसाब से समझें। 27 में दिया हुआ है कि जसप्रीत अपीयरेंस लिमिटेड इश्यू 6000 12% डिबेंचर ऑफ 300 ईच। The board of director was purchased 2500 own debenture from the market at a price of 280 each for investment purpose। यहाँ दिया हुआ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, पहले दो क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं था, यहाँ पर दिया हुआ इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने खरीदा है, तो वो सब में एंट्रीज में भी मेंशन करना पड़ेगा। एंड आफ्टर अ फ्यू मंथ कंपनी सोल्ड दिस परचेज डिबेंचर एट 310 पर डिबेंचर इन द मार्केट। 280 में खरीद कर उन्होंने 310 रुपीज में बेच दिया, तो उनके हिसाब से उन्हें प्रॉफिट या लॉस हुआ ना फिर, बरोबर ना? तो यहाँ पर जो हम लोग एंट्रीज करेंगे ना, सबसे पहले इसमें इश्यू की एंट्री आएगी, इन्वेस्टमेंट की तो अलग से, पहले इश्यू की एंट्री। उसमें दिया हुआ है कि भाई कंपनी ने 6000 डिबेंचर 300 के हिसाब से इश्यू किए हैं, तो वो जो बेसिक एंट्री, दो एंट्री हम लोग स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, वो इश्यू की दो एंट्री करेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट की दो एंट्रीज हम लोग बताएंगे, ठीक है ना? पहले हमें इश्यू करना है तो उसकी तो बेसिक एंट्री ना, पहले कैसे कि भाई एप्लीकेशन के पैसे मिलते हैं, इसमें कोई डेट वगैरह तो दी नहीं हुई, डायरेक्ट लिखेंगे भाई एप्लीकेशन के पैसे मिले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, जिसमें कितने डिबेंचर उन्होंने इश्यू किए हैं, तो 6000 डिबेंचर इश्यू किए हैं 300 के हिसाब से। 6000 के 300 रुपीज मतलब कितने, 18 लाख हो जाएंगे ना, वो 18 लाख यहाँ पर आएंगे, बराबर। 18 लाख रुपए पहले एप्लीकेशन के पैसे मिले, फिर उस एप्लीकेशन के पैसों को क्या करते हैं, डिबेंचर में ट्रांसफर करते हैं हम लोग, वो करते हैं ना डिबेंचर में ट्रांसफर, मतलब उसकी एंट्री करते हैं हम लोग कि 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, जिसमें पूरी अमाउंट 6000 डिबेंचर के 300 रुपीज, पूरी अमाउंट जो है वो हम लोग लिखेंगे उसमें, ठीक है ना? ये पूरी अमाउंट हमारी हो गई। ये नॉर्मल इश्यू की एंट्री जो हम पहले सम से करते आ रहे हैं। अब उसके बाद हमें इन्वेस्टमेंट की एंट्री बतानी है। अब मेन इन्वेस्टमेंट, कि भाई इन्वेस्टमेंट में 6000 डिबेंचर पूरे नहीं खरीदे हैं, कितने डिबेंचर हमने खरीदे हैं, 2500 डिबेंचर खरीदे हैं 280 के हिसाब से, 280 के हिसाब से खरीदे ना, तो वो लिखेंगे हम लोग, जिसमें एंट्री में लिखना होगा इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ रहे हो? इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, यहां खाली ओन डिबेंचर लिखते थे हम लोग, क्योंकि ऑन द स्पॉट खरीद के बेचना था, यहां ऑन द स्पॉट खरीद कर बेच नहीं रहे हैं, इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ महीनों बाद वो इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे हम लोग, ठीक है? तो इसलिए मेंशन करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने खरीदे, तो भाई 2500 हमने डिबेंचर खरीदे हैं, कितने रुपए में, 280 रुपीज के हिसाब से, 2500 280 के हिसाब से हमने खरीदे हैं, मतलब करीबन अगर कहो ना तो 7 लाख हो जाते हैं, 7 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, दोनों का मल्टीप्लाई अगर करो तो 7 लाख, 7 लाख का इन्वेस्टमेंट हमने किया है, बराबर। ये पहली इन्वेस्टमेंट की एंट्री। उसके बाद उस इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, वो अपोजिट एंट्री। एंट्री देखो वही है, ये जैसे कि वही, यहाँ खाली ओन डिबेंचर लिखते थे, ओन डिबेंचर की जगह पर इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, बराबर। तो अब यहाँ पर
यहां पर जो हम लोग उसे सेल कर देंगे तो इसकी अपोजिट एंट्री होती है ना कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट, जिसके अंदर ये सेल करने पर फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो फायदा हुआ ना, 280 का डिबेंचर था, सेल किया हमने 310 रुपीज में, तो फायदा हुआ ना हमें उतना। और अगर फायदा हुआ तो क्रेडिट में लिखते हैं वो फायदा, अगर लॉस होता तो फिर हम लोग डेबिट में लिखते हैं उसे, बराबर ना। फायदा हुआ तो हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यहां पर बनाया जाता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहां प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर नहीं है, यहां पर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो, तो वो प्रॉफिट लिखना होगा, ठीक है ना। खाली नाम में ध्यान रखो, एंट्री वही है, यहाँ पे भी प्रॉफिट लिखा पर वो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर ऑन द स्पॉट बेच दिए थे, यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, सो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट में कितना लिखा जाएगा? बैंक अकाउंट में लिखा जाएगा 2500 के कितने रुपीस आ जाएंगे? 310 रुपीस आ जाएंगे। 310 रुपीस ना, मतलब कितना हो जाएगा? 25 वन सा 25 और 3 सा 75, 7,70,000 कुछ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, 7,70,000 वो अमाउंट यहाँ पर आएगी, बराबर। टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर कितना होगा? तो इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर आ जाएगा, वो आ जाएगा 2500 के 280 रुपीज, 280 रुपीज ना, बराबर ना। इन्वेस्टमेंट तो इतना ही किया ना हमने 280 रुपीज में, मिले हमें 310 रुपीज, 310 रुपीज में हमने सेल किया है, तो बाकी का प्रॉफिट कितना हुआ? 280 से 310, तो 30 रुपीज का प्रॉफिट हुआ ना हमें, बराबर ना। 30 रुपीज का प्रॉफिट 2500 के 30 रुपीज आएंगे, 25 3 जा 75, 7,500 कुछ होगा, 75,000 होगा। प्रॉफिट कितना आएगा हमें? 75,000 का, मतलब 75,000 का प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट किया था हमने करीबन 7 लाख का, तो टोटल मिलेंगे 7,75,000, हाँ 7,70,000 नहीं, 7,75,000 मिलेंगे हमें। समझ आ रहा है ना? ये तो मैं कैलकुलेशन ओरली कर रहा था, पर एंट्रीज ध्यान रखो कि भाई यहाँ इन्वेस्टमेंट किया 280 में, हमने सेल किया तो मिले 310, बैंक अकाउंट डेबिट 2500 के 310 रुपीज, 77,000 सॉरी 7,75,000 टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, उसमें तो उतना ही इन्वेस्टमेंट 7 लाख का, और बाकी का प्रॉफिट 75,000, ये एंट्री हो गई ना। और इस एंट्री में एक एक्स्ट्रा एंट्री करेंगे कि ये जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, वो बिना कहे ट्रांसफर करना है। इसमें प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर नहीं कर रहे थे क्योंकि ये तो ऑन द स्पॉट खरीद कर बेच दिया है, बराबर। यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, काफी महीनों बाद इसका प्रॉफिट मिलेगा 75,000 का, तो उसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे ना प्रॉफिट एंड लॉस में। फायदा हुआ है तो हम लोग ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, तो उसकी एंट्री आएगी कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें कितना ट्रांसफर होगा? 75,000 का ट्रांसफर हो जाएगा, दोनों तरफ लिखेंगे 75,000, बराबर। तो ये भी एंट्री हो गई ना हमारी, ध्यान आया ना। ये अपने डिबेंचर खरीदे या अपने ही डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट किया, तो उनकी दो एंट्रीज ध्यान रखना, सिंपल दो एंट्रीज ही हैं, इसे रूल के हिसाब से भी याद रखो या तो सम के हिसाब से याद रखो, इसे समझ आ रही है बात? तो इसे अच्छी तरह से लिख लो। तो अब उसके बाद 28 और 29 है, उसमें अलग से एक टॉपिक है, ये तीन में एक अलग से टॉपिक दिया हुआ था, उन दोनों में एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, वो ध्यान देना। अब क्वेश्चन नंबर 28 में टॉपिक ये है हमारा कि देखो जब डिबेंचर के रिडिम्पशन का टाइम आता है ना, रिडिम्पशन का टाइम, डिबेंचर के पैसे वापस दे रहे हैं, तो कितनी बार डिबेंचर के पैसे वापस नहीं देते लेकिन पैसों की जगह पर सामने वाले को इक्विटी या तो प्रेफरेंस शेयर्स दे देते हैं, इक्विटी शेयर या तो प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर के पैसे वापस नहीं, शेयर दे रहे हैं उसे, बरोबर ना। कितनी बार पब्लिक ऐसी डिमांड करती है या कंपनी जो है वो लोगों के सामने ये ऑफर रखती है, जैसे आपने मेरी कंपनी के 10,000 के डिबेंचर खरीदे हैं, 5 साल पूरे हुए, अब 10,000 मुझे देने का टाइम आया ना, तो मैंने आपके सामने ऑफर रखी, या तो 10,000 कैश ले लो
या तो फिर उन 10,000 के शेयर्स ले लो। तो अगर आपको 10,000 रुपए की जरूर नहीं है तो आप कहोगे ना आप भले पैसे पड़े रहने दो, आप मुझे शेयर्स दे दो। तो अगर आपने पैसों के बदले में मेरे इक्विटी शेयर्स ले लिए ना, तो इसका मतलब इक्विटी शेयर जब तक कंपनी चलती रहेगी ना, तब तक आपको हर साल थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मिलता रहेगा 10,000 पे, बरोबर ना? हर साल आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो ये फायदेमंद होता है ना कि कितनी बार डिबेंचर के बदले में जो है वो शेयर्स दे दिए हैं, तो पब्लिक को लाइफ टाइम का बेनिफिट या लाइफ टाइम के इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाते हैं फिर। तो इसीलिए डिबेंचर को रिडीम करते वक्त अगर शेयर्स देने हैं तो फिर कैसी एंट्री करनी है वो समझना। हमारे 2 क्वेश्चन आखिरी के वैसे हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 28, उसमें दिया हुआ है कि एज ऑन 1 अप्रैल 2014 रविंद्र कॉपर लिमिटेड issued 12,012.5% कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ 400 ईच एट पर। यहां पर उन्होंने इश्यू किए हैं 12,000 कन्वर्टेबल डिबेंचर। भाई उसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, भाई आखिरी में कैश नहीं, शेयर्स या दूसरे चीजें या दूसरा डिबेंचर जो है वो हम लोग दे सकते हैं। 400 रुपए एट पर पे इश्यू किया है। As per the term of issue of debenture, all the debenture will be converted into equity share of 10 each at a premium of 50% after 5 years. 5 साल बाद सबको पैसे नहीं देने, सबको ही नए इक्विटी शेयर्स देने हैं। 10 रुपए का इक्विटी शेयर 50% प्रीमियम के हिसाब से दे देना है। So on 1st April 2019, debenture were converted into equity share as per the agreed terms and passed the necessary journal entry. 5 साल बाद 2014 के बाद 19 में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करके सबको डिबेंचर के बदले शेयर्स दे दिए, बरोबर? तो इनकी एंट्रीज देखें ना, इनमें भी पहले तो इश्यू की एंट्री आएगी, 2014 में जो इश्यू किए हैं उसकी एंट्री आएगी यहाँ पर। तो उनकी एंट्री हम लोग करें ना, तो सबसे पहले इश्यू की एंट्री 1 अप्रैल 2014, 1/4/14 में ये एंट्री होगी। इश्यू में वही ना, पहले जो है वो पैसे मिले हमें कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंटेज के डिबेंचर हैं, 12.5%। तो 12.5% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12.5% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, जिसमें कितने डिबेंचर उन्होंने इश्यू किए हैं, 12,000 डिबेंचर 400 रुपए के हिसाब से, 12,000 डिबेंचर हैं 400 के हिसाब से, मतलब कितने हो जाएंगे, कुछ 48 लाख हो जाएंगे। यहाँ पे अमाउंट कितनी आ जाएगी डेबिट क्रेडिट में, 48 लाख में इश्यू किया ना, बराबर ना? फिर उसी तारीख को जितने पैसे मिले एप्लीकेशन के उसे हम लोग डिबेंचर में ट्रांसफर कर देते हैं। तो वही डेट लिखेंगे 1/4/14 में ही कि 12.5% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12.5% डिबेंचर अकाउंट, कि जिसके अंदर पूरी अमाउंट जाएगी 12,000 के 400 रुपीज, बरोबर? ये डिबेंचर में ट्रांसफर हम लोग कर रहे हैं। अब ये जैसे एंट्री हो गई, ये हो गई हमारी इश्यू की एंट्री। अब 5 साल बाद हम लोग रिडीम करने वाले हैं, और रिडीम करते वक्त पैसे नहीं देने वाले हैं, उसके सामने शेयर्स देने वाले हैं, इक्विटी शेयर। तो जब 5 साल बाद रिडीम की एंट्री होगी ना भाई, वो एंट्री 1/9/2019 को 1/4/2019, बरोबर? 5 साल बाद ये होगा। तब उस वक्त रिडीम की पहले तो जो बेसिक एंट्री आती है वही एंट्री हम लोग करते हैं। भाई जैसे 48 लाख रुपीज हैं तो देने तो 48 लाख रुपीज ही है ना, लेकिन रुपीज की जगह पर 48 लाख के शेयर्स दे देने हमें, बरोबर? तो पहले तो हम लोग नॉर्मली काउंट करते हैं कि डिबेंचर होल्डर को देना कितना है, जिसमें लिखते हैं कि 12.5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, बराबर? जिसके अंदर 12,000 डिबेंचर के 400 ही हमें वापस करने हैं। डिबेंचर पे प्रीमियम थोड़ी चलाना है, वो तो शेयर के ऊपर प्रीमियम है, वो अलग होगा। ये तो बेसिक, पता है रिडीम्शन के मैंने रूल्स लिखवाए थे आगे, तो उन रूल्स में बेसिक रूल्स लिखवाया था ना कि विदाउट प्रीमियम एट पर अगर हमें रिडीम करना हो, एट पर देने तो 400 रुपए ही वापस है ना यार, 410 415 थोड़ी देने हैं हमें। यहाँ 20% प्रीमियम, यहाँ जो 50% प्रीमियम है वो इक्विटी शेयर के ऊपर है,
इसके 50% मतलब 400 के ऊपर 200 रुपए एक्स्ट्रा, 600 रुपए थोड़ी वापस करने वाले हैं उसे, ठीक है। डिबेंचर की अमाउंट 400 ही रहेगी, देते वक्त इक्विटी शेयर हमें प्रीमियम पे गिनना है। तो ये रिडीम की बेसिक एंट्री आती है, टोटल अमाउंट 12% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, जिसमें पूरे 48 लाख रुपीस आएंगे। और फिर जो हम लोग दूसरी एंट्री करते हैं ना रिडीम की 1419 को, जब हम रिडीम की एंट्री करते हैं तो रिडीम की एंट्री में लिखते हैं डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट लिखते हैं हम लोग। रूल्स में तो ऐसे ही लिखवाया था ना, जब जो है वो पैसे वापस देने हो तो डिबेंचर होल्डर टू बैंक, बस चेंज यहाँ पे है कि अब यहाँ बैंक नहीं लिखना है, अब यहाँ पे लिखना है टू इक्विटी शेयर्स अकाउंट, क्योंकि पैसे नहीं दे रहे हैं, उसे दे रहे हैं इक्विटी शेयर। समझ आ रही है ना बात है, चेंज सिर्फ यहाँ पर ना, बाकी की सब एंट्रीज तो सेम टू सेम ही थी। जब हम रिडीम की एंट्री करते हैं तो डिबेंचर होल्डर टू बैंक लिखते हैं, यहाँ बैंक नहीं, डिबेंचर होल्डर टू इक्विटी शेयर्स लिखेंगे। और इक्विटी शेयर कैसे दिया है, डिस्काउंट पे कि प्रीमियम पे, वो चेक करना है। तो इक्विटी शेयर 50% प्रीमियम पे दिया है, तो 50% प्रीमियम पे दिया है तो प्रीमियम लिखते हैं क्रेडिट पे, बराबर ना, क्रेडिट पे प्रीमियम लिखते हैं टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं, वो डिबेंचर पे रिजर्व आता है, शेयर्स के ऊपर तो खाली सिक्योरिटी प्रीमियम ना, जैसे फर्स्ट चैप्टर में लिखा था, बराबर, रूल्स रखना है माइंड में। तो डिबेंचर होल्डर टू बैंक की जगह डिबेंचर होल्डर टू इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब डिबेंचर होल्डर में तो हम लोग पूरी अमाउंट लिखते हैं 48 लाख रुपीस, क्योंकि वापस कितने करने हैं, 48 लाख ही ना पूरे। इन दोनों में कितनी अमाउंट लिखनी है उसके लिए थोड़ी सी काउंटिंग करनी पड़ेगी कि इक्विटी शेयर और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितनी लिखनी है, ठीक है। अब ऐसे मत करना कि 50% का प्रीमियम है तो इसके 50% वहां लिख दें और बाकी के यहाँ लिख दें, नहीं है, ऐसे नहीं, वो अलग हो जाता है बहुत। यहाँ पे क्या अमाउंट लिखी जाएगी, उसके लिए इक्विटी शेयर्स के नंबर ढूंढने होंगे। जैसे डिबेंचर 12,000 हैं तो 12,000 डिबेंचर के सामने शेयर्स कितने हजार के दे रहे हैं, वो शेयर के नंबर ढूंढने होते हैं, बरोबर। तो हमें पता चलता है, तो क्लियर होता है कि यहाँ पे अमाउंट कितनी लिखनी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, आखिरी के ये 2 ही क्वेश्चन है वैसे, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो उसके लिए शेयर्स की अमाउंट कितनी आएगी वो काउंट करते हैं, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स काउंट करते हैं हम लोग। और नंबर ऑफ शेयर काउंट करते हैं कि टोटल वैल्यू ऑफ डिबेंचर डिवाइड बाय फाइनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर, टोटल वैल्यू ऑफ डिबेंचर डिवाइड बाय फाइनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर। टोटल वैल्यू ऑफ डिबेंचर वो हमें पता है, वो है 48 लाख रुपीस, और डिवाइड बाय फाइनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर, एक शेयर की कितनी वैल्यू। तो देखो एक इक्विटी शेयर 10 रुपए का है और प्लस उस पे 50% प्रीमियम चढ़ा रहे हैं, तो 10 रुपए के 50% मतलब 5 रुपए का प्रीमियम, फाइनल वैल्यू उसकी कितनी हुई, 15 रुपए की, बराबर ना। फाइनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर मतलब उसकी आखिरी वैल्यू लिखनी है हमें, कितनी हो जाएगी, 15 रुपए की उसकी वैल्यू हो जाएगी। मतलब यहां पर 48 लाख डिवाइड बाय 15, टोटल 48 लाख रुपीस है, जिसको 15 रुपीस के शेयर्स के हिसाब से हमें डिवाइड करना है। तो कितने हो जाएंगे, 15 3 जा 45, बचेगा 30, 15 2 जा, और पीछे जो है वो 4 0, 3,20,000 शेयर्स उन्हें दे रहे हैं, बराबर। 12,000 डिबेंचर के सामने 3,20,000 शेयर्स उन्हें दिए जा रहे हैं, क्योंकि डिबेंचर 400 रुपए का था और शेयर खाली 15 रुपए का है, तो उनके नंबर तो बढ़ेंगे ना। तो ये जो नंबर ऑफ शेयर्स मिले ना भाई, उन्हें 3,20,000 शेयर्स दे रहे हैं, ये काउंट करना, उसके हिसाब से यहाँ पर वैल्यू आएगी कि यहाँ इक्विटी शेयर में लिखा जाएगा 3,20,000 के 10 रुपीज, इक्विटी शेयर 10 रुपए का है, और प्रीमियम पे लिखा जाएगा 3,20,000 के 5 रुपीज, 5 रुपए का प्रीमियम, बराबर। तो 3,20,000 के 10 रुपीज मतलब 32 लाख आ जाएगा, 32 लाख इक्विटी शेयर्स में, और सिक्योरिटी प्रीमियम 3,20,000 के 5 रुपीज मतलब 16 लाख आ जाएगा।
16 लाख प्रीमियम में, बरोबर। ये अमाउंट हुआ ना 32 और 16 48 टोटल आ जाएगा ना डेबिट क्रेडिट का। तो ये समझ आया कैसे हमें जो है वो ये डिबेंचर होल्डर को कैश की जगह पर शेयर्स देने हैं। क्लियर हो रहा है माइंड? जब भी शेयर्स या कुछ देने हो ना, कैश देना हो तो सीधी एंट्री कर देते हैं डिबेंचर होल्डर टू बैंक। जब भी शेयर्स या डिबेंचर देने हो तो उसके लिए पहले नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो हम लोग काउंट करते हैं, ये चीज ध्यान रखना, बरोबर। इसे भी अच्छी तरह से माइंड में बिठा लो कि ये एंट्री कैसे करनी है। और उसके बाद आखिरी क्वेश्चन नंबर 29 देखें हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 29 में किस तरह से, यही टॉपिक है, एंट्रीज कैसे होगी वो समझना ध्यान से। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 29 है, उनमें दिया हुआ है कि ऑन 1 जनवरी 2014 राजन लिमिटेड इशू 8,011% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। According to the terms of issue of debenture, the debenture were to be redeemed at 6% premium by giving 6 month notice at any time after 4 years. यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है कि भाई जो इश्यू किया है ना वो 100 रुपीज पे इश्यू किया है, लेकिन जब रिडीम करने वाले हैं तो रिडीम 6% प्रीमियम पे करने वाले हैं। मतलब 100 रुपए के अगर हम लोग देखें तो 100 रुपए के 106 रुपए देने पड़ेंगे वापस, बरोबर ना। 6% प्रीमियम, 6 रुपए का प्रीमियम भी तो देना पड़ेगा ना। और उनके लिए जब 4 साल पूरे होंगे तो उसके बाद कभी भी वो पब्लिक को एक नोटिस देंगे। क्या नोटिस देंगे? तो दिया हुआ है द रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर वाज टू बी मेड बाय कैश और बाय प्रेफरेंस शेयर्स और बाय न्यू डिबेंचर एज पर द ऑप्शन टू बी एक्सरसाइज बाय द डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर को 3 ऑप्शन देने वाले हैं। भाई 4 साल आपके पूरे हो गए, आपको कैश चाहिए तो कैश ले लो, नए प्रेफरेंस शेयर्स चाहिए तो डिबेंचर के बदले में प्रेफरेंस शेयर्स ले लो, या तो फिर दूसरे नए डिबेंचर चाहिए और 4-5 साल जो है वो कंटिन्यू करने के लिए तो दूसरे नए डिबेंचर ले लो। होता है ना ऐसा, बरोबर ना, कि पब्लिक के सामने जो है वो ऑप्शन रखा गया कि आपको कैश चाहिए तो कैश ले लो, दूसरे नए प्रेफरेंस शेयर्स चाहिए तो प्रेफरेंस शेयर्स ले लो, या दूसरे नए डिबेंचर्स चाहिए तो वो नए डिबेंचर ले लो। ऐसे 3 ऑप्शन रखे गए। On 1st March 2018, the company issued the required notice to the debenture holder for the redemption of debenture, and the company gave 3 options for the redemption of debenture on 1st March 2018. ये 3 ऑप्शन रखे गए। नंबर 1, अमाउंट विल बी पेड इन कैश, या तो जो है वो आपको कैश दिए जाएंगे। अगर आपने मेरे डिबेंचर खरीदे हैं तो आपके सामने ऑप्शन है कैश चाहिए तो कैश ले लो, या तो फिर 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच विल बी इशूड एट 130 पर शेयर, या तो 9% का प्रेफरेंस शेयर्स हो जाएगा, 100 का प्रेफरेंस शेयर्स 130 में दिया जाएगा, बरोबर ना। तो अगर आपको प्रेफरेंस शेयर्स चाहिए तो प्रेफरेंस शेयर ले लो। दूसरा 7% डिबेंचर ऑफ 100 ईच विल बी इशूड एट 96, या तो दूसरा नया डिबेंचर 7% का जो 100 का डिबेंचर 96 में मिलेगा डिस्काउंट पे ये, ठीक है ना। तो सामने डिबेंचर होल्डर के सामने 3 ऑप्शन रखे गए। तो देखो टोटल 8000 डिबेंचर है ना, तो उनके लिए दिया हुआ है आखिरी लाइन में कि होल्डर ऑफ 3600 डिबेंचर एक्सेप्टेड न्यू डिबेंचर। 3600 लोगों ने नए डिबेंचर एक्सेप्ट किए। होल्डर ऑफ 3315 डिबेंचर होल्डर एक्सेप्टेड प्रेफरेंस शेयर्स, इतने लोगों ने प्रेफरेंस शेयर एक्सेप्ट किए एंड रेस्ट ऑप्टेड फॉर कैश, बाकी ने कैश एक्सेप्ट किया। तो हमें इन सब की जर्नल एंट्री बतानी है, ठीक है। तो देखो इनमें जर्नल एंट्री भी होगी तो 2 ही, एक इश्यू की एंट्री, दूसरी रिडीम की एंट्री। लेकिन जब रिडीम करेंगे ना तो रिडीम में 3 ऑप्शन करने पड़ेंगे हमें। कुछ को कैश देना पड़ेगा, कुछ को प्रेफरेंस शेयर्स देना पड़ेगा, कुछ को डिबेंचर देना पड़ेगा हमें। सही बात है ना, 3 एंट्रीज हमें बतानी पड़ेगी ना। तो पहले तो इश्यू की एंट्री करें ना। 1 जनवरी 2014 को इश्यू किया है तो पहले वो इश्यू कैसे किया है, एट पर 100 रुपीज पर ही इश्यू किया है। तो देखो उनकी एंट्री हम लोग बताएं कि भाई 1 जनवरी 2014 मतलब 1/1/14 को इश्यू किया है, कि जिनमें इश्यू की वही पहली एंट्री आती है ना कि पहले एप्लीकेशन के पैसे मिले। हम लोग लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इसमें भी कितने परसेंटेज है, 11%। 11% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, कि जिसके अंदर 8000 डिबेंचर हैं उसके 100 रुपीज मिले। 8000 के 100 रुपीज, तो 8000 के 100 रुपीज मतलब कितने हो जाएंगे, 8 लाख हो जाएंगे। 8 लाख रुपीज के डिबेंचर, इसमें से कुछ रिटर्न करने नहीं है तो उसी डेट को हम लोग क्या करेंगे, उसे डिबेंचर में ट्रांसफर कर दें।
जितनी अमाउंट है वो डिबेंचर में ट्रांसफर हो जाएगी ना, जिसकी एंट्री हम लोग करते हैं कि 11% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट, कि जिसमें 800 के 8000 के 100 रुपीज ही आएंगे पूरे, मतलब वही 8 लाख। ये इश्यू की एंट्री हो गई। अब रिडीम की एंट्री, लेकिन रिडीम के वक्त भी यही एक चीज ध्यान रखनी है जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ पे रिडीम कर रहे हैं ना वो 6% प्रीमियम पे करने हैं, मतलब 100 की जगह पर सामने वाले को 106 रुपए के हिसाब से हमें वापस देने हैं, बरोबर ना। सामने वाले को 106 के हिसाब से देने हैं, तो 106 के हिसाब से अगर प्रीमियम पे देना है तो पता है इश्यू के वक्त ही एक वो लॉस वाली एंट्री करते हैं। अगर रिडीम एट प्रीमियम है तो पहले ही हमें एक लॉस वाली एंट्री करनी पड़ती है ना, बरोबर ना। तो यहां पर इसी वक्त इश्यू के टाइम पे ही 1114 को ही लॉस की एंट्री करेंगे कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, कि जिसमें लॉस कितना देना है 8000 डिबेंचर के 6 रुपीज देने हैं। 8000 के 6 रुपीज, 6 रुपए का लॉस देना है ना हमें, बरोबर ना। वापस 100 पे 6% का प्रीमियम, 6 रुपए हमें जो है वो रिटर्न करने हैं उन्हें एक्स्ट्रा। तो मतलब 8000 के 6 रुपीज करो तो 8 6 48,000 रुपीज यहाँ पर आएंगे जो प्रीमियम पे हमें देना है 4 साल बाद। अब इसके 4 साल बाद की एंट्री करें ना, ये इश्यू हो गया। अब रिडीम की एंट्री, तो रिडीम हम लोग कर रहे हैं 1 मार्च 2018, तब हमने उनको ऑप्शन दिया है, मतलब अगर रिडीम की डेट भी वही लिखें तो प्रॉब्लम नहीं है। 1 मार्च 1318 को हम लोगों ने उनको ऑप्शन दिया, मतलब हम लोग पहले काउंट करेंगे कि डिबेंचर होल्डर्स को कैसे देना है, बरोबर। ये काउंट करना है, ये समझना। तो पहली एंट्री तो वही कि जैसे हम लोग काउंट करते हैं 11% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू फिर प्रीमियम भी देना है ना, टू नहीं, यहां पर प्रीमियम देना है, वो प्रीमियम भी डेबिट में, कि प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर, ऐसा आएगा ना। 11% डिबेंचर प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, कि जिसमें 11% डिबेंचर, तो 11% डिबेंचर में टोटल अमाउंट लिखी जाती है ना 8000 के 100 रुपीज, 8000 के 100 रुपीज मतलब कि 8 लाख रुपीज उन्हें देने हैं, प्लस प्रीमियम देना है, प्लस प्रीमियम देना है कि भाई प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम कितना देना है 8000 के 6 रुपीज देने हैं हमें, 6 रुपए का प्रीमियम एक्स्ट्रा देना है ना, तो 8000 के 6 रुपीज मतलब 48,000 जो है वो हमें देने हैं, बराबर। और टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर में टोटल 8,48,000 रुपीज हमें रिटर्न करने हैं, ठीक है। 8,48,000 रिटर्न करने हैं, और वो जब रिटर्न करते हैं ना 1318, वो जब रिटर्न करते हैं तो अब बस चेंज यहाँ पे है कि रिटर्न करने के लिए 3 ऑप्शन है, और वो तीनों ऑप्शन की अलग अलग काउंटिंग भी बतानी है, ध्यान रखना। 3 ऑप्शन मतलब किसी को कैश देना है, किसी को प्रेफरेंस शेयर्स देने हैं जो प्रीमियम पे है, किसी को दूसरे नए डिबेंचर देने हैं जो डिस्काउंट पे हैं। तो पहले एंट्री समझ लो। एंट्री ऐसे हो जाती है कि अगर जिनको कैश देना है तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, इनको कैश दे देंगे ना हम लोग, बरोबर ना। बाकी एक को प्रेफरेंस शेयर्स देना है, वही डेट 1318 को कुछ को हमें प्रेफरेंस शेयर्स देने हैं, तो प्रेफरेंस शेयर्स देना है तो उसके लिए एंट्री करते हैं हम लोग कि डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक की जगह पर लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट, बैंक की जगह पर प्रेफरेंस शेयर्स। और प्रेफरेंस शेयर्स कैसे दिए हैं हमने, प्रीमियम पे कि डिस्काउंट पे, तो प्रीमियम पे दिए हैं। देखो 100 का प्रेफरेंस शेयर्स 130 में देना है, दिया हुआ ना सेकंड वाले ऑप्शन में। प्रीमियम पे देना है तो क्रेडिट में लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। जिनको कैश देना है उनके लिए एंट्री ये
जिनको प्रेफरेंस शेयर्स देने हैं उनके लिए एंट्री है डिबेंचर होल्डर टू प्रेफरेंस शेयर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और किसी को नए डिबेंचर देने हैं तो उनके लिए भी वही डेट में 1/3/18 में ही डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, अब जो डिबेंचर देने हैं वो कैसे देने हैं, डिस्काउंट पे के प्रीमियम पे देने हैं। डिबेंचर डिस्काउंट पे देने हैं ना, कि 100 रुपीज का डिबेंचर 96 में देना है, तो डिस्काउंट पे देना है तो डिस्काउंट डेबिट में आता है, बरोबर ना भाई। प्रेफरेंस शेयर्स प्रीमियम पे देने थे वो क्रेडिट में, वो डिस्काउंट पे देना है तो डिस्काउंट डेबिट में, कि डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू टू क्या आएगा कि 7% न्यू डिबेंचर कितने के हैं 7% के, तो टू 7% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, देखो ये 3 एंट्री आई, एक को कैश दिया, एक को प्रेफरेंस शेयर्स दिया और एक को नए डिबेंचर दिए। पहले हम लोग एक ही एंट्री करते थे ना, यहाँ जो डिबेंचर होल्डर को काउंट किया वो डिबेंचर होल्डर टू बैंक, बराबर एक ही करते थे, लेकिन अब 3 ऑप्शन है, या तो टू बैंक, या तो टू प्रेफरेंस शेयर्स, या तो टू डिबेंचर्स। तो टोटल जो 8,48,000 बांटने हैं ना, वो तीनों को बांटने हैं, तीनों का मिलाकर, तीनों डिबेंचर होल्डर का मिलाकर इतना ही होना चाहिए, ऐसे हमें काउंटिंग करनी है। तो काउंटिंग ध्यान से समझना, यहाँ पर काउंटिंग के लिए एक चीज है कि टोटल देखो 8,000 डिबेंचर हैं, उस 8,000 डिबेंचर के जो है वो 3 ऑप्शन है, किसी ने कैश लिया है, किसी ने प्रेफरेंस शेयर्स लिए हैं, तो किसी ने डिबेंचर लिए हैं। तो उसके लिए आखिरी में ऑप्शन दिया हुआ है कि 3600 डिबेंचर एक्सेप्टेड न्यू डिबेंचर्स, 3600 ऐसे लोग हैं जिन्होंने न्यू डिबेंचर लिए हैं, ये 3600, बराबर। आगे दिया हुआ है 3315 ऐसे डिबेंचर होल्डर्स हैं जिन्होंने प्रेफरेंस शेयर एक्सेप्ट किए, तो 3315 उन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स लिए हैं और बाकी सब ने कैश लिया है। तो 8000 में से 3600 और 3315, तो बाकी बचेंगे 1085। 1085 ऐसे लोग हैं जिन्होंने कैश ले लिया। समझ आ रहा है ना, ये काउंटिंग यहाँ पे रफ में करनी पड़ेगी ना, कि 8000 में से इतने लोगों ने डिबेंचर लिया, इतने लोगों ने प्रेफरेंस शेयर्स और इतने लोगों ने कैश ले लिया। तो अब इन सबको ध्यान देना, इन सबको 106 रुपए हमें रिटर्न करने हैं। सबको कितने रुपए रिटर्न करने हैं हमें, 106 रुपीज। क्यों 106? क्योंकि 100 रुपए का डिबेंचर है और उन्हें प्रीमियम के साथ रिटर्न कर रहे हैं ना, बरोबर ना। 100 रुपए में 6 रुपए के प्रीमियम के साथ, तो मतलब जो ये 1085 है उन्हें उन्हें हम लोग 106 रुपीज रिटर्न करेंगे ना। तो अगर हम लोग काउंटिंग करें ऐसे ही कि 1085 के 106 रुपीज, 30, 48 एंड 3, 51 एंड 6, और 100 से अगर हम लोग करेंगे तो टोटल उन्हें रिटर्न हो जाएगा 1,15,010 रुपीज। कितना उन्हें रिटर्न हो जाएगा, 1,15,010 रुपीज। तो जिनको कैश दे देना है ना, पहले उसे देकर खत्म करें ना, कि 106 रुपीज इतने लोगों को देने हैं, तो इतने लोगों को अगर 106 देने हैं उन्हें हम लोग देकर खत्म करें। 1085 लोगों को 106 मतलब 1,15,010 रुपीज जो है वो उन्हें रिटर्न किए जाएंगे, बराबर। 1,15,010 रुपीज। समझ आ रही है बात है, ये इनकी काउंटिंग हो गई ना। अब उसके बाद जिनको प्रेफरेंस शेयर्स देने हैं, प्रेफरेंस शेयर्स देने हैं तो उन्हें भी 3315 के 106 रुपीज उन्हें देंगे, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स कितने देंगे वो काउंट करना पड़ेगा। आगे वाले सम में भी हमने किया ना कि नंबर ऑफ शेयर्स वो जो है वो हमें काउंट करना पड़ता है। तो यहाँ पर पहले नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढना पड़ेगा ना, कि नंबर ऑफ शेयर्स अगर ढूंढें तो उसकी फॉर्मूला आती है टोटल वैल्यू ऑफ डिबेंचर एंड डिवाइड बाय फाइनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर। तो टोटल वैल्यू ऑफ डिबेंचर में आ जाएगा कि 3315 डिबेंचर्स हैं, उनके 106 रुपीज देने हैं, 3315 के 106, और उनमें फाइनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर, हर शेयर की फाइनल वैल्यू कितनी, तो फाइनल वैल्यू हो जाती है 130 रुपीज। देखो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, 100 रुपए का शेयर है, 130 में उन्हें दे रहे हैं हम लोग, बराबर। तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130। तो
इनका मल्टीप्लाई और 130 से डिवाइड वो पता चलेगा ना कि उन्हें शेयर्स हमें कितने देने हैं। जो इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा 3,51,390 और उसको डिवाइड बाय 130 करेंगे, बराबर ना भाई। इनको टोटल इतनी देनी है और 130 रुपीज का एक शेयर, तो इनको डिवाइड करें, जो आंसर आएगा हमारा 2,703 रुपीज। 2,703 शेयर्स, रुपीज नहीं। हाँ मैंने काउंटिंग की ना कि इनका मल्टीप्लाई और 130 से डिवाइड इतना, मतलब 3315 डिबेंचर के सामने उन्हें इतने प्रेफरेंस शेयर्स देने हैं। तो उनकी एंट्री ऐसे हो जाती है कि डिबेंचर होल्डर में पूरी अमाउंट लिखते हैं 3315 के 106 रुपीज। डिबेंचर होल्डर को तो टोटल इतना देना है ना, तो उनके 106 मतलब कितने हो जाएंगे 3,51,390 रुपीज। जिनमें प्रेफरेंस शेयर्स में, तो प्रेफरेंस शेयर्स में उनको कितने प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं 2,703। तो यहाँ पे 2,703 के 100 रुपीज प्रेफरेंस शेयर्स में, उसके 100 रुपीज, और यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम में 2,703 के 30 रुपीज। प्रीमियम में कितना देंगे हम लोग 30 रुपीज का प्रीमियम ना, और 100 रुपीज का शेयर, ऐसे हुआ ना। तो 100 रुपीज का शेयर मतलब ये हो जाएगा 2,70,300 रुपीज, बराबर। 2,70,300, इसको 100 से मल्टीप्लाई करें और इसको अगर हम लोग 30 से मल्टीप्लाई करें ना, तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 20, 21 एंड 8 मतलब 81,090 रुपीज। 81,090 वो जो है वो इन्हें दिया जाएगा ना प्रीमियम पे। तो ये प्रेफरेंस शेयर्स की काउंटिंग हुई। आप कैलकुलेटर में भले करना है, इन्हें मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। तो डिबेंचर होल्डर को टोटल इतने डिबेंचर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर्स देने हैं, तो 106 रुपए के हिसाब से देंगे। उसमें से 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर्स है और बाकी के 30 रुपए का प्रीमियम है। ये प्रेफरेंस शेयर्स दे दिया, ये कैश दे दिया, बाकी को डिबेंचर देने हैं। तो बाकी कितने को डिबेंचर देने हैं 3600 को 106 रुपीज के हिसाब से। तो उन्हें भी जो डिबेंचर देने हैं, तो कितने डिबेंचर देने हैं पहले उसके भी नंबर ऑफ डिबेंचर ढूंढने पड़ेंगे ना। ये नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, अब नंबर ऑफ डिबेंचर। तो वहां पे अगर हम लोग नंबर ऑफ डिबेंचर भी ढूंढे ना, तो नंबर ऑफ डिबेंचर के लिए भी पहले टोटल वैल्यू ऑफ डिबेंचर और डिवाइड बाय फाइनल वैल्यू ऑफ ईच डिबेंचर, ऐसे हो जाएगा। जिसमें टोटल वैल्यू ऑफ डिबेंचर में आएगा 3600 के 106 रुपीज। 3600 के 106 रुपीज उन्हें देने हैं। और फाइनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर, तो फाइनल वैल्यू 96 की है, डिस्काउंट के बाद आ रहा है ना। तो 96 की जो है वो वैल्यू डिवाइड बाय 96 करेंगे। इसमें जो इनका कैलकुलेशन आ जाएगा 3,81,600 और डिवाइड बाय 96, इनका मल्टीप्लाई और डिवाइड 96 मतलब टोटल डिबेंचर हो जाएंगे इसमें 3,975 डिबेंचर। मतलब उन्हें 3600 के सामने 3,975 डिबेंचर्स उन्हें दे रहे हैं, बराबर। तो यहाँ पर उसके हिसाब से काउंटिंग ना, जिनमें देखो जो डिबेंचर होल्डर लिखा जाता है ना, तो डिबेंचर होल्डर में तो पूरी अमाउंट आएगी कि 3600 होल्डर हैं और उन्हें 106 रुपीज के हिसाब से डिबेंचर देने हैं। सबको देने तो 106 ही है ना टोटल, बराबर ना। तो 106 के हिसाब से उन्हें देने हैं, तो उनका आ जाएगा ना 3,81,600। दूसरा डेबिट में डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर में 4 रुपए का डिस्काउंट ना, 100 रुपए का डिबेंचर हम 96 में दे रहे हैं, तो 4 रुपीज का डिस्काउंट। 4 रुपीज का डिस्काउंट किस पे होगा, ये जितने डिबेंचर दे रहे हैं उस पे, बराबर। मतलब यहाँ पे अगर लिखे ना, तो 3975 डिबेंचर दे रहे हैं, उसके 4 रुपीज गिनेंगे हम लोग। 3975 के 4 रुपीज, 4 रुपए का डिस्काउंट, मतलब 4 रुपए का डिस्काउंट उस पे कितना आएगा, कुछ 15,900 का आएगा। 15,900 इतना जो है वो डिबेंचर पे डिस्काउंट आएगा ना, बराबर ना। 96 पे दे रहे हैं तो वो 4 रुपीज का डिस्काउंट। और यहाँ पे जो 7% डिबेंचर लेना है, उस 7% डिबेंचर पे पूरी फाइनल वैल्यू लिखते हैं। मतलब पूरी जो फेस वैल्यू है वो फेस वैल्यू, फाइनल नहीं है, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू 100 रुपए का ही डिबेंचर है ना, तो यहाँ पर टोटल 3975 डिबेंचर्स हैं। 3975 उसके 100 रुपीज लिखेंगे।
3975 के 100 रुपीज मतलब हो जाएंगे क्रेडिट में 3,97,500 रुपीज, 3,97,500। फिर डेबिट और क्रेडिट चेक कर लो, इक्वल आएंगे, बराबर ना। जो डिबेंचर होल्डर देना है ना उनको इनके हिसाब से कि भाई कितने डिबेंचर होल्डर हैं। फिर जो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स या जो डिबेंचर की अमाउंट उन्हें देनी है डिस्काउंट में या प्रीमियम में, उस अमाउंट में तो ये लिखेंगे ना, ये प्रेफरेंस शेयर्स या ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। लास्ट सम है और कैसी एंट्रीज हैं, कैसी कैलकुलेशन है, ये माइंड में रखना, बरोबर ना। इसे अच्छी तरह से फिर से समझो कि इश्यू की एंट्री नॉर्मल थी, डिबेंचर जो रिडीम करने उसकी पहली एंट्री भी नॉर्मल, लेकिन कैसे रिडीम करने उसमें 3 ऑप्शन है। किसी को कैश दिया, इतने लोगों को कैश दिया, सबको 100 के 106 रुपए वापस करने, तो सबको 106 रुपए के हिसाब से कैश दिया। इसको प्रेफरेंस शेयर्स दिए तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ढूंढ कर, और इनको डिबेंचर दिए डिस्काउंट पे तो नंबर ऑफ डिबेंचर ढूंढ कर दिए, ठीक है। तीनों की अलग अलग काउंटिंग वो माइंड में रखना। एक बार चाहिए तो फिर से वीडियो देखो, फिर से अच्छी तरह से बुक में लिख लो, ठीक है। और ये जैसे चैप्टर कंप्लीट हुआ ना, अब जो आगे के चैप्टर, जो आगे के पॉइंट्स अब हमारे आएंगे वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।